अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैं हूँ खिज़र अब्बास लेजेंड कॉलेज मुल्तान से। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसमें हम ऊप में सी प्लस प्लस के कॉन्सेप्ट्स जो एडवांस हैं वो हम डिस्कस करेंगे और सीखेंगे किस तरह से हम ऊप के कॉन्सेप्ट को सी प्लस प्लस में यूज़ कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट फर्स्ट लेक्चर से ऊप के कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन को सीखना स्टार्ट करते हैं तो कुछ हमारी क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सी प्लस प्लस का या जो फंडामेंटल प्रोग्रामिंग है उसके कुछ सिंटेक्स नहीं आ रहे होते, उसमें थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज आ रही होती हैं। तो उनको क्लियर करने के लिए मैंने फ़र्स्ट एक दो लेक्चर जो हैं इसलिए ये बनाए हैं कि हमारी जो फाउंडेशन है, फंडामेंटल प्रोग्रामिंग है, उसके कॉन्सेप्ट थोड़े से स्टूडेंट्स के जो वीक हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएँ, क्लियर हो जाए। तो आगे हम इसी लेक्चर में आज क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे। उसके अंदर क्लास के अंदर हम उस क्लास के डाटा मेंबर्स और किस तरह से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, किस तरह से फंक्शन बनाते हैं और फंक्शन मेथड्स जो होते हैं उनको कॉल किस तरह से करते हैं कि तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर जो है थोड़ा सा हमारा पोर्शन जो है वो प्रैक्टिकल के लिहाज से भी है और थियोरेटिकल भी है। तो प्रैक्टिकल के लिहाज से इस तरह से है, उसकी एग्जांपल मैंने कुछ कोट किए हैं। तो किसी भी प्रोग्रामिंग टूल के अंदर या विजुअल स्टूडियो के अंदर आज मैंने प्रोग्रामिंग नहीं की क्योंकि हमें थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट जो है फाउंडेशन के डिस्कस करने थे और कुछ समझना था। क्योंकि अच्छे प्रोग्रामर जो भी देखे हैं हमने वो पेपर वर्क से बनते हैं। पेपर वर्क जिनका स्ट्रांग हो जाता है वो अच्छे डेवलपर बन जाते हैं। तो अगर आप लोगों का पेपर वर्क नहीं है अच्छा तो डायरेक्ट मशीन के ऊपर एरर ही फेस करने पड़ेंगे और कुछ नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट्स को ये मालूम नहीं है कि सी प्लस प्लस के अंदर लूप कैसे बनाते हैं या उसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, फंक्शन कैसे बनाते हैं, अरे तो वो किस तरह से अपनी प्रोग्रामिंग टूल के अंदर वो इम्प्लीमेंट कर पाएगा। तो हमें पहले इनके सिंटैक्स याद करने पड़ेंगे कि प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। बेसिकली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसके अंदर जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसकी कोई ना कोई डाटा टाइप देते हैं और डाटा टाइप जो होती है वो उसकी मेमोरी एलोकेशन में उसकी टाइप को डिफाइन कर रही होती है कि किस टाइप का डाटा इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होना है। जिस तरह से इंटीजर है, इंटीजर के अंदर हमने क्या करना है, जो वैल्यूज़ हैं वो इंटीजर होंगी। इंट उसका नाम है, डाटा टाइप जो यूज़ हो रही है, करैक्टर है उसके अंदर करैक्टर यूज़ होंगे, जो स्ट्रिंग है उसके अंदर स्ट्रिंग डाटा टाइप। तो आज हम इस प्रोग्राम में कुछ सिंटैक्स देखते हैं फॉर लूप का। फॉर लूप जो है हमारी किसी भी वर्क को, किसी भी कोड को रिपीट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लूप यूज़ करते हैं। तो जो ज़्यादा यूज़ होने वाली लूप है वो हमारे पास फॉर लूप है। सी प्लस प्लस फॉर लूप इज़ यूज टू आइट्रेट द पार्ट ऑफ प्रोग्राम सेवरल टाइम। जितनी टाइम भी आप उसको रिपीट करना चाहे रिपीट कर सकते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ आइट्रेशन इज़ फिक्स्ड इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ फॉर लूप देन वाइल और डू वाइल। अब इसका थोड़ा सा सिंटेक्स देखें कि अगर हम एक प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके अंदर हमने फॉर लिखा है, इनिशियलाइज़ किया है, कंडीशन दी है। कंडीशन अगर ट्रू होगी तो हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज़ हमारी लूप नहीं एग्जीक्यूट होगी। अगर फर्स्ट टाइम हमारी लूप जो है वो एग्जीक्यूट हो गई है, यहाँ पे कंडीशन अगर हमने दी है इंटीजर, इनिशियलाइज़ हमने किया है इंट आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो से हमने इनिशियलाइज़ किया है, ठीक है। और उसके बाद कंडीशन में चेक किया है कि 5 बार हमने लूप चलानी है। तो हम क्या लिखेंगे, इंट आई जो डिक्लेयर किया है ज़ीरो के साथ इनिशियलाइज किया है तो उसमें हम आई लेस देन इक्वल टू 5 करेंगे कि हमारी लूप जो है वो 5 तक चलनी है तो लेस देन करेंगे। अगर 1 कर रहे हैं इनिशियलाइज आई को तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू 5 कर देंगे। एक बार एग्जीक्यूट होकर दोबारा हमारी जो लूप है वो स्टार्ट पे आ जाएगी, इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट जो भी कंडीशन आपने लगाई है। तो इस तरह से जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूट होती रहेगी। इस तरह से इसके फिगर में देखें कि इनिशियलाइजेशन है, फिर कंडीशन है, कंडीशन ट्रू है तो नीचे आके स्टेटमेंट चल रही है, इंक्रीमेंट होकर दोबारा कंडीशन पे जा रहा है। अगर फॉल्स है तो कंडीशन से ही नीचे लूप चलेगी। अब देखें कि हमारे पास एक प्रोग्राम है सी प्लस प्लस में फॉर लूप में बनाना है हमने कि 1 से लेके 10 तक जो नंबर हैं वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होने चाहिए। तो हमने क्या किया, आईओ स्ट्रीम जो है हेडर फाइल ये हमने इंपोर्ट की, नेम स्पेस स्टैंडर्ड यूज़ किया हमने और इंट मेन प्रोग्राम के अंदर हमने फॉर लूप लगा दिया। फॉर लूप में हमने क्या लगाया, इंट आई इज़ इक्वल टू 1, आई लेस दैन इक्वल टू 10,
अब हमारी लूप जो है अगर इक्वल टू लगाते हैं, सॉरी लेस देन लगाते, इक्वल टू ना लगाते, तो हमारी लूप कहाँ तक चलती, 9 तक चलती। अगर हम आई की वैल्यू 0 रखते और लेस देन लगाते तो फिर हमारी 10 तक चलती। अब हमने आई की वैल्यू 1 रखी है तो इक्वल टू 10 जाना चाहिए। फर्स्ट टाइम जब इस बॉडी के अंदर आएगी लूप कंट्रोल आएगा तो स्क्रीन के ऊपर सी आउट की कमांड लिखी है हमने, आई की वैल्यू क्या है फर्स्ट टाइम 1। अब क्या होगा, लूप जो है ये कोड चलने के बाद हमारी आई प्लस प्लस की जो हमारी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है वहाँ पे चली जाएगी, स्टार्ट पे इंक्रीमेंट हो जाएगा। आई की वैल्यू क्या थी पहले 1 थी, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब हम कंडीशन चेक करेंगे कि क्या 2 लेस देन है 10 के, तो ठीक है, लेस देन है तो दोबारा इस तरह से चलेगी, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, उसके बाद 7, 8, 9, फिर लास्ट टाइम जब जाएगी तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। अब 10 लेस देन तो है नहीं 10 से, तो इसलिए हमने लगाया है कि आई लेस देन इक्वल टू 10, तो कंडीशन हमारी ट्रू है क्योंकि आई की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 10 आ रही है। तो ये आप स्क्रीन के ऊपर 10 भी डिस्प्ले हो जाएगा। अब हमारी लूप जो है स्टार्ट पे जाएगी, आई प्लस हो जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी। तो अब हम कंपेयर करें कि आई की वैल्यू 11 है, लेस देन इक्वल टू 10 है, नहीं जी ये क्या है रॉन्ग है, तो हमारी लूप क्या हो जाएगी ख़त्म। तो उसमें हमारे पास जो नंबर हैं वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो गए। अगर देखा जाए तो हमारी लूप जो है एक लूप के अंदर दूसरी लूप चले तो उसे हम क्या कहते हैं नेस्टेड। तो अब हमने नेस्टेड लूप के अंदर फॉर लूप को डिस्कस किया है, मतलब भी फॉर लूप के अंदर हम फॉर लूप बना रहे हैं। फॉर लूप है एक बाहर देखिए इनिशियलाइज किया कंडीशन है इंक्रीमेंट है, नीचे उसकी करली ब्रेसेस के अंदर एक और लूप लगाई है हमने, उसकी बॉडी उसी के अंदर है। तो जब हमारी एक बार लूप चलेगी फर्स्ट, तो अंदर वाले लूप जितनी भी हम कंडीशन लगाएंगे उतनी बार चलेगी, सेकंड बार जब ऊपर जाएगी फिर अंदर आएगी। इस तरह से हमारी लूप के अंदर जो लूप होती है वो क्या होती है नेस्टेड लूप। अब हम डिस्कस करते हैं ब्रेक और कंटिन्यू, दो स्टेटमेंट्स हैं। इसको देखते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट हम क्यों लिखते हैं और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्यों लिखते हैं। अब देखें कि हमारे पास एक प्रोग्राम है, हेडर फाइल है आईओस्ट्रीम और नेम स्पेस। उसके बाद हमने फॉर लूप लगाया कि आई की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, आई लेस देन इज इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस आई की वैल्यू क्या आ रही है, जब भी लूप आएगी फर्स्ट टाइम चल के तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। अब हमने लगाया है ब्रेक, जैसे लूप कंडीशन ट्रू हुई आई की वैल्यू 1 और आई लेस देन 10 कंडीशन ट्रू बॉडी के अंदर आ गए। कंट्रोल जब नीचे आएगा तो हमने कंडीशन लगा दिया कि आई इज इक्वल टू 5। अब हमारी कंडीशन है इफ़, अब इफ़ यूज़ कर रहे हैं, इफ़ आई इज इक्वल टू 5 5 के बराबर है, नहीं जी हमारे पास अब आई की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये इसकी बॉडी ब्रेक नहीं चलेगी, तो नीचे चले जाएगा कंट्रोल सी आउट करेगा आई की वैल्यू 1 प्रिंट करा दिया, फिर ऊपर जाएगा इंक्रीमेंट हो जाएगा 2 वैल्यू हो जाएगी, फिर कंडीशन चेक करेंगे ट्रू है, नीचे आएगा आई इज इक्वल टू 5, नहीं आई की वैल्यू तो 2 है। अब हम आगे दोबारा चले जाएंगे सी आउट लिखेंगे, इस तरह से जैसे 3 पे गई 4 पे गई, अब 5 हो गई आई की वैल्यू, नीचे आया कंट्रोल चेक हुआ कि आई इज इक्वल टू 5, तो क्या हुआ कंट्रोल उस इफ़ कंडीशन के अंदर गया तो उसमें ब्रेक की स्टेटमेंट लिखी है हमने ब्रेक, तो अब हमारी लूप क्या हो जाएगी टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो ब्रेक जब भी हम कंडीशन लगाएंगे ब्रेक करेंगे तो हमारी लूप क्या हो जाएगी ब्रेक होकर कंट्रोल बाहर आ जाएगा लूप से। तो इसलिए हम जितनी बार जहाँ पे भी कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है, जो भी हम टेस्ट लगाते हैं जो भी चेक लगाते हैं, जो हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उस वक्त हम लूप को क्या कर देते हैं टर्मिनेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1000 नंबर की लिस्ट है, अरे है, तो उसमें से हमने कोई नंबर फाइंड करना है, काफ़ी सारे हमारे पास एल्गोरिदम्स हैं फाइंड करने के लिए, लेकिन अब अगर हम सिंपल एक लूप को यूज़ करें तो आइट्रेट होती रहे, जब हमारा नंबर जो है वो फाइंड हो जाए तो लूप क्या हो जाएगा टर्मिनेट। फाइंड होने के बाद तो ना हमारी लूप टर्मिनेट हो, पता चले जी हमारी 1000 तक लूप चलनी थी, दूसरे नंबर पे एलिमेंट पर था जिसको हमने फाइंड करना है, वो फाइंड भी हो गया लूप फिर भी 1000 तक चल रही है, फिर बाद में रिजल्ट दिया जी दूसरी लोकेशन पे है। नहीं, जब हमारी कंडीशन ट्रू हो जाए, जब हम जो चीज़ सर्च करना चाह रहे हैं तो वो अगर मिल जाए तो ठीक है, हाँ एंड तक अगर वो नहीं मिलता तो फिर उसके बाद लूप क्या कहेगी कि नंबर नॉट फाउंड। अगर हम जिस तरह से ब्रेक स्टेटमेंट को डिस्कस किया इसी तरह से हमारे पास है कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब देखिए कि वो था कि जैसे ही हमारी कंडीशन ट्रू होती थी तो क्या हो जाता था
जो लूप है वो क्या हो गई, टर्मिनेट होगी। अब हमने क्या करना है, नेम स्पेस हमने यूज़ की और इसके अंदर मेन प्रोग्राम के अंदर फॉर लूप 10 तक चला दी और आई की वैल्यू 1 कर दी, आई प्लस प्लस किया। अब नीचे आए तो आई की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट टाइम क्या है, 1 है, तो आई इज इक्वल टू 5, नहीं रॉन्ग, तो नीचे आगे उसकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दी वैल्यू 1, फिर इंक्रीमेंट हुआ 2 हो गया, फिर इंक्रीमेंट हुआ 3 हो गया, फिर इंक्रीमेंट हुआ 4। अब हम इंक्रीमेंट करके हमारी वैल्यू आई की क्या हो गई है, 5। अब हम चेक करेंगे कि इफ़ आई इज इक्वल टू 5। अब 5 जैसे ही हमने चेक किया कि कंडीशन ट्रू होगी तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कंटिन्यू का मतलब क्या है, लूप ऊपर चली जाएगी, नीचे सी आउट की तरफ नहीं जाएगी, स्टार्ट पे जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो इसमें देखें जो हमारे पास स्क्रीन पे प्रिंट हुए नंबर 10 तक, इसमें 5 क्या है, नहीं प्रिंट हुआ। उसकी वजह ये है कि ऊपर हमने कंडीशन लिख दी है कि इफ़ आई इज इक्वल टू 5, अगर 5 है तो कंडीशन क्या हो, ट्रू होने के बाद कंटिन्यू पे चला जाए, ना कि नीचे वाली लाइन को प्रिंट करे। स्टार्ट पे भेज दिया तो इस वजह से हमारी जो स्क्रीन के ऊपर 5 की वैल्यू प्रिंट नहीं हुई। कंटिन्यू और ब्रेक जो स्टेटमेंट है वो आज देख ली हमने। सी प्लस प्लस के अंदर फंक्शंस को किस तरह से यूज़ करते हैं और कितनी टाइप्स के फंक्शन हैं और क्यों यूज़ करते हैं फंक्शन। फंक्शन बेसिकली सी प्लस प्लस के अंदर एक प्रोसीजर है, कोड है प्रोग्रामिंग के अंदर जो लिखते हैं, जिसको हम बार बार यूज़ करते हैं। ठीक है, उसमें देखें अगर हम एक लूप का प्रोग्राम बनाते हैं एक फंक्शन के अंदर, वो फंक्शन किसी उसी क्लास के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमें नंबर चेंज करने हैं। जिसके फॉर एग्जांपल 10 की टेबल है, 20 की टेबल है, 12 की है, कोई भी टेबल हमने डिस्प्ले कराने स्क्रीन के ऊपर, नंबर चेंज हो रहे हैं, तो क्या हम हर एक नंबर की अलहदा से प्रोग्रामिंग करें, उसका कोड लिखें? नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक मेथड बना के सेपरेट रख लेंगे, उसके अंदर हम नंबर भेजेंगे, जो भी नंबर होगा उसकी टेबल डिस्प्ले हो जाएगी स्क्रीन के ऊपर। तो ये रीयूजेबिलिटी है। तो अगर हमने अपने प्रोग्राम के अंदर किसी भी कोड को रीयूज़ करना है, हमारा कोड बार बार यूज़ होना है, तो उसको हम कहाँ भी लिखेंगे, एक फंक्शन बना के रख देंगे, उसको हम फंक्शन को कॉल करेंगे। इसके एडवांटेजेस हमारे पास ये हैं, द फंक्शन इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज इज़ नोन एज प्रोसीजर इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब देखें, इसके अंदर हम फंक्शन क्रिएट करते हैं और उसको मैनी टाइम कॉल कर सकते हैं। इसके दो हमारे पास एडवांटेजेस हैं, कोड रीयूजेबिलिटी, कोड को हम बार बार उसको रीयूज़ कर सकते हैं, और कोड ऑप्टिमाइजेशन। अब देखें जिस तरह से हमने एक एग्जांपल लिया है कि डिफरेंट नंबर के हमने टेबल जो है स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करनी है, तो हर एक टेबल का कोड तो ना लिखें हम, तो नंबर के लिए हम कंडीशन लगा देते हैं, नंबर के लिए हम फंक्शन बना के उसके पैरामीटर में हम नंबर पास कर देंगे तो वो लूप चलेगी। तो ये हमारे पास क्या है, कोड ऑप्टिमाइजेशन। कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या है, जितना हो सकता है हम कोड को स्मार्ट करें। टाइप ऑफ फंक्शन, कुछ हमारे पास लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, कुछ यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं। लाइब्रेरी फंक्शंस हमारे पास कौन से होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन आर फंक्शन विच आर डिक्लेयर इन सी प्लस प्लस हेडर फाइल। जो हमारी हेडर फाइल के अंदर, ठीक है, कंपाइलर के अंदर जो फंक्शन बने हुए हैं उसे हम क्या कहते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन, या जिसे हम कहते हैं बिल्ट इन फंक्शन। और दूसरे हमारे पास कौन से होते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं कि जो हम यूज़र फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। जिस तरह से अभी मैंने टेबल का एक फंक्शन बताया है, ये हमारे पास कौन सा फंक्शन होगा, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। जो प्रोग्रामर जो है अपनी कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए, बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपना कोड सेपरेट लिखता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। एक एग्जांपल है हमारे पास, कोड स्टार्ट करने के लिए हमने एक हेडर फाइल जो है वो इंपोर्ट की, फिर हमने नेम स्पेस जो है उसको इंक्लूड किया। वाइड फंक्शन हमने एक बनाया है जिसके अंदर दो मेंबर हैं, एक हमारे पास इंटीजर स्टैटिक मेंबर है वेरिएबल, दूसरा हमारे पास जे है इंटीजर लोकल, आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस। अब देखें कि हमारे पास आई की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टाइम 0, जे की वैल्यू क्या है, 0 है। तो फर्स्ट टाइम जब हम इसको डिस्प्ले कराएंगे तो 0 0 डिस्प्ले होंगी। मेन में जाके इस फंक्शन को अगर हम कॉल करते हैं तो उसमें हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हो रही हैं, इंक्रीमेंट हो रही हैं, तो उनकी वैल्यू इंक्रीज़ होने के बाद फंक्शन में डिस्प्ले होती रहेंगी। ऊप्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। आज से जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट हो रहा है। पहले थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन मैंने दिया था पहले लेक्चर में कि भी ऊप क्या है और उसके अंदर क्लासेस क्या होती हैं। आज हम प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल के साथ उसको परफॉर्म करते हैं। अभी हम इसको विजुअल स्टूडियो के अंदर कोड नहीं कर रहे, कुछ कोड की एग्जांपल्स हैं ताकि आप
को समझ आ सके। नेक्स्ट लेक्चर में हम जब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि भी वेरिएबल कैसे बनते हैं, लूप कैसे है, फंक्शन, उसके अलावा क्लास, उसकी क्लास के डाटा मेंबर्स, फंक्शंस, क्लास मेंबर, कंस्ट्रक्टर, उसके बाद हम कोडिंग की तरफ चले जाएंगे। ऑब्जेक्ट्स क्या हैं बेसिकली? ऑब्जेक्ट मीन आर रियल वर्ल्ड एंटिटी सच एज पेन, चेयर, टेबल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? एक मेथोडोलॉजी है जो भी किसी भी प्रोग्राम को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। हम किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर ये मेथोडोलॉजी क्यों यूज़ करते हैं कि प्रोग्राम को हम डिज़ाइन कर सकें क्लास और ऑब्जेक्ट्स में। इट सिंप्लीफाइज इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस बाय द प्रोवाइडिंग सम कॉन्सेप्ट्स। इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट, क्लासेस, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन पढ़ेंगे। तो ये हमारे क्या हैं? ऊप के कॉन्सेप्ट हैं। अभी हमें मालूम नहीं है कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट ठीक है, हम मानते हैं कि रियल वर्ल्ड के अंदर जो एग्जिस्ट कर रहे हैं एंटिटीज़, जैसा कि हमारे पास पेन है, चेयर है, पर्सन है, ठीक है, स्टूडेंट है, ये हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट्स हैं। इनकी कुछ डाटा मेंबर्स हैं, इसकी क्लास बनाएंगे, डाटा मेंबर्स को हम क्लास में डिफाइन करेंगे, वो क्या होंगे? डाटा मेंबर, उसके अंदर डाटा फंक्शन होंगे, फिर उसके कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? एनी एंटिटी दैट हैज स्टेट एंड बिहेवियर इज नोन एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल चेयर, पेन, टेबल, कीबोर्ड, बाइक, ये हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये फिजिकल भी हो सकते हैं और लॉजिकल भी हो सकते हैं। क्लास क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्लास, इट इज़ लॉजिकल एंटिटीज़। ये क्या है? क्लास बेसिकली हमारे पास क्या है? लॉजिकल एंटिटीज़ हैं। इसके अंदर हम क्या डिफाइन करते हैं? इस क्लास के जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, जितने भी इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इनहेरिटेंस क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट, अब देखें कि अगर हमने एक क्लास बनाई है पर्सन की, दूसरी हम क्लास बना रहे हैं एम्प्लॉय की। पर्सन की क्लास स्टूडेंट में भी इनहेरिट हो सकती है, ठीक है, क्योंकि पर्सन की आईडी हो सकती है, पर्सन का नेम हो सकता है, पर्सन के फादर नेम होगा, पर्सन की डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें कॉमन हैं स्टूडेंट्स की भी और एम्प्लॉय की भी। तो अब हमने क्या करना है? जो पर्सन की क्लास है उसको इनहेरिट करा देना है किसके अंदर? स्टूडेंट में भी, एम्प्लॉय में भी। तो इससे हमें ये बेनिफिट होगा कि हमें जो कोड है वो हमारा ऑप्टिमाइज हो जाएगा, रीयूज़ हो जाएगा, बार बार हमें वो कोड नहीं लिखना पड़ेगा। इनहेरिटेंस इसलिए हम यूज़ करते हैं। और पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म में अगर हम व्हेन वन टास्क इज़ परफॉर्म बाय डिफरेंट वेज, अगर एक टास्क को हम डिफरेंट वेज में परफॉर्म कर रहे हैं, एक प्रोग्राम हमने फंक्शन बना के कहीं रखा हुआ है, उसके अंदर हम उसकी बॉडी को चेंज करके कहीं और पे यूज़ कर रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में हमारे पास लेट बाइंडिंग, ठीक है, डाटा बाइंडिंग जो है वो स्टैटिक और डायनामिक दोनों हम डिस्कस करेंगे। ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग जो है ये हमारे किसके कॉन्सेप्ट हैं? पॉलीमॉर्फिज्म के। एब्स्ट्रैक्शन क्या है? एब्स्ट्रैक्शन इंटरनल डिटेल जो है, फंक्शनैलिटी जो है, वो से हम अगर हाइड करें तो वो क्या है? एब्स्ट्रैक्शन है। फॉर एग्जांपल फ़ोन कॉल, अगर हम किसी को कॉल करते हैं तो हम ये नहीं देखते कि कॉल किस तरह से प्रोसेस हो रही है, किस राउटर से हमारा डाटा जा रहा है, किस तरह से हमारी कम्युनिकेशन हो रही है, कौन सा कम्युनिकेशन मोड यूज़ हो रहा है, हमें ये कंसर्न नहीं है। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्शन। किसी भी मेथड के सिग्नेचर को कॉल कर लो, उसकी इंटरनल वर्किंग को हाइड कर दो, तो ये हमारे पास क्या है? एब्स्ट्रैक्शन है। इनकैप्सुलेशन क्या है? रैपिंग कर लेना। जिस तरह से हम किसी भी क्लास को अगर डिफ़ाइन करते हैं, उसके कुछ डाटा मेंबर्स हैं, ठीक है, उनमें कुछ किसी को अगर पब्लिक कर देते हैं, किसी को हम प्राइवेट कर देते हैं, किसी को इंटरनल प्रोटेक्टेड कर देते हैं, तो वो हमारे पास क्या है? इनकैप्सुलेशन है, रैपिंग कर देना। फॉर एग्जांपल अगर कोई मेडिसिन की एग्जांपल लें, एक कैप्सूल है, अगर हम कैप्सूल लेते हैं तो वो क्या है? उसकी इंटरनल जो मेडिसिन का फार्मूला है, उसकी क्या क्या है, उसके इंटरनल है, वो उसको हम नहीं जानते, सिर्फ हम क्या देखते हैं? कैप्सूल को। C++ के अंदर ऑब्जेक्ट और क्लासेस। क्लास C++ इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज़ डिज़ाइन यूजिंग ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस इन C++। एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो स्टूडेंट का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, स्टूडेंट की क्लास है, स्टूडेंट का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है। तो स्टूडेंट S1 क्या है? हमारे पास नेम है, ठीक है, ये नेम हम कोई भी ST रख सकते हैं, S1 रख सकते हैं, S या स्टूडेंट जो भी हम इसको असाइन करना चाहें। क्लास क्या है? इन C++ ऑब्जेक्ट इज़ एन ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। क्लास के अंदर क्या होते हैं? सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं। उसके अंदर हम प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं, उसके डाटा मेंबर्स को डिफाइन करते हैं, मेंबर फंक्शन डिफाइन करते हैं क्लास के अंदर, कंस्ट्रक्टर होता है क्लास का। इट इज़ अ टेम्पलेट फॉर विच ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड। इट कैन हैव फील्ड्स, मेंबर, कंस्ट्रक्टर, फील्ड्स। अब देखें कि हमने एक स्टूडेंट की क्या बनाई है
क्लास बनाई है, उसके कितने हमारे पास फील्ड्स हैं, 3 फील्ड्स हैं, एक आईडी है, सैलरी है और नेम है। अगर हम स्टूडेंट्स की क्लास के साथ अगर इसी को एम्प्लॉय में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि आईडी सैलरी तो नहीं होती एम्प्लॉय की, उसकी स्टूडेंट की, एग्जांपल के तौर पे स्टूडेंट्स की एक क्लास में नहीं, उसका सिग्नेचर क्या है, क्लास स्टूडेंट, उसकी करली ब्रेसेस में उसके हमने क्या डिफाइन किए हुए हैं, डाटा मेंबर, इंटीजर डाटा टाइप क्या है आईडी है, फ्लॉट में क्या है सैलरी है, और इस तरह से स्ट्रिंग में क्या है उसका नेम है। इसको हम यूज़ करेंगे, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके साथ। आईडी नेम 2 हमने डाटा मेंबर बनाए हुए हैं स्टूडेंट्स के। मेन फंक्शन में अगर इनकी डाटा मेंबर को अगर हमने कोई वैल्यू असाइन करनी है, उसको डिस्प्ले कराना है, तो हम क्या करते हैं, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। स्टूडेंट S1 ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम उसके डाटा मेंबर को एक्सेस कर रहे हैं, S1.id लिखेंगे तो उसको वैल्यू कौन सी देंगे हम, इंटीजर। S1.name लिखेंगे, उसको वैल्यू कौन सी देंगे हम, स्ट्रिंग देंगे। इसलिए हमने उसका नेम जो है अली अहमद रखा है और 201 क्या रखा है उसकी आईडी। उसको हम डिस्प्ले करना चाहें तो सी आउट करके S1.id, इस तरह से हम उसको सेट भी कर सकते हैं, गेट भी कर सकते हैं। अब ये हमारा जो प्रोग्राम है, इसके अंदर हम स्टूडेंट्स की क्लास बना रहे हैं। पहले जो हमने डिफ़ाइन किया है वो सिंपल वेरिएबल, उसके डाटा टाइप डिफ़ाइन की और उसको वैल्यू स्टोर करके वहीं पे फेच कर ली। अब हम क्या कर रहे हैं, एक क्लास बना के उसी के अंदर, क्लास के अंदर हम उसके इंसर्ट और डिस्प्ले के 2 मेथड बनाते हैं, उनको फिर मेन फंक्शन में कॉल करेंगे। देखें हमारे पास स्टूडेंट की क्लास है, इंटीजर आईडी और स्ट्रिंग नेम है, 2 डाटा मेंबर हैं। इंसर्ट कर रहे हैं हम, इंसर्ट का मेथड है कि उसके 2 पैरामीटर बनाए हमने, इंटीजर आई और इंटीजर स्ट्रिंग एन। आई जो है उसकी आईडी है और एन क्या है उसका नेम है। जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, इसमें पैरामीटर देंगे, तो ये किसको असाइन हो जाएंगे, आईडी को और नेम। डिस्प्ले में क्या करेंगे, जो आईडी और नेम है वो कि उसको क्या कर हो जाए, वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाए। मेन प्रोग्राम के अंदर हमने क्या किया है, इंट मेन और स्टूडेंट का हमने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। स्टूडेंट 2 हमने ऑब्जेक्ट बनाया, 2 ऑब्जेक्ट बना लिए। अब हम दोनों को डिफरेंट वैल्यूज़ क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। ठीक है, S1.insert 2 पैरामीटर हमने यूज़ किए हुए, इंटीजर आई और स्ट्रिंग एन। तो इसमें 201 क्या है इसकी आईडी है और अली क्या है इसका नेम है। और दूसरे ऑब्जेक्ट में 202 उसकी आईडी है और अहमद इसका क्या है नेम है। डिस्प्ले करेंगे तो दोनों की वैल्यूज़ जो हम असाइन कर रहे हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगी। इसके अंदर हमने क्या यूज़ किया है, इसके अंदर हमने फंक्शन भी यूज़ कर लिए हैं और ऑब्जेक्ट भी यूज़ किए हैं। वो जो ऑब्जेक्ट हैं उनको जो वैल्यू हमने सेट की है उसको हम डिस्प्ले कर रहे हैं उन्हीं फंक्शंस को कॉल करके। एक एग्जांपल लेते हैं हम, जिसमें हम इनिशियलाइज कर रहे हैं डिस्प्ले डाटा थ्रू मेथड्स को यूज़ करते हुए उनको डिस्प्ले करेंगे। अब देखें कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स की आईडी और नेम है, इंसर्ट और डिस्प्ले के फंक्शन है, उसमें हमने क्या किया है, स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उसको हमने 2 पैरामीटर में वैल्यू पास कर दी और उसको हमने डिस्प्ले करा दी है। इस तरह से हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हम स्टोर और डिस्प्ले एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं। एक ही कॉन्सेप्ट है लेकिन एग्जांपल्स चेंज हो रही हैं हमारे पास। डिस्प्ले भी करना है हमने और स्टोर भी करना है। हेडर फाइल इंक्लूड की आईओ स्ट्रीम और नेम स्पेस स्टैंडर्ड, तो एम्प्लॉय की क्लास बनाई, उसमें हमने आईडी नेम और सैलरी जो है वो डिक्लेयर कर दी। अब हमारे पास इंसर्ट और डिस्प्ले के फंक्शन है। इंसर्ट के फंक्शन में पैरामीटर हैं 3, आईडी नेम और उसकी सैलरी। वो हम उसके अंदर पैरामीटर में पास करेंगे और वो उनकी जो डाटा मेंबर हमने डिफाइन किया उसको असाइन कर देगा। और डिस्प्ले के फंक्शन में जो उसके अंदर वैल्यू स्टोर हुई हुई हैं ऑब्जेक्ट्स की, आईडी नेम और सैलरी, वो उसके ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगी। इस तरह से मेन प्रोग्राम में आके हमने एक एम्प्लॉय की क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया है E1 E2। इसके अंदर हमने 2 वैल्यूज़ जो हैं, मतलब 2 हमने फंक्शन कॉल किए, इंसर्ट ऑब्जेक्ट 1 का ऑब्जेक्ट 2 का, 201 अली और 990000, ये हमने क्या किया, उसकी सैलरी इंसर्ट की है। तो इस तरह से हमने क्या किया है, 2 ऑब्जेक्ट बना के, क्लास एक है, ऑब्जेक्ट 2 बन गए हैं, उनको डिफरेंट हमने क्या दिए हैं, वैल्यूज़ दी हैं और उसको हमने क्या कर दिया है, डिस्प्ले करके दोनों ऑब्जेक्ट्स को मेथड कॉल किया तो उसकी वैल्यू स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगी जो हमने स्टोर कराई हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को देखेंगे और उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे।